राम राम खमा गणी नमस्कार साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और भूगोल में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। और भौतिक प्रदेश में हमने मरुस्थल और अरावली पूर्ण तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। तो आज हम तीसरा भाग पढ़ रहे हैं, पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है उसके बारे में बात करें। जैसे कि हमने सबसे पहले भौतिक भाग की पहली क्लास में हमने चर्चा की थी कि जो मरुस्थल और पूर्वी भाग है वो तो है 33 सागर के अवशेष है, और जो पठारी भाग है और अरावली वो गोंडवाना लैंड के भाग है। ये विस्तार से हमने चर्चा भी कर ली है। फिर हम आगे चल रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जो पूर्वी मैदान है, राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र में जो मैदान है उसके अंदर बात करेंगे। देखो, राजस्थान में पूर्वी मैदानी के अंदर बात करें तो पूर्वी मैदानी के अंदर तो क्षेत्रफल है, पूरी मैदानी का भाग का जो क्षेत्रफल है ये 2 बार पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वापस हम पढ़ रहे हैं। इसमें 23% क्षेत्रफल पर है पूर्वी मैदानी भाग। कितने भाग पर? 23% क्षेत्रफल पर है। कुल जनसंख्या कितनी है? तो लगभग यहाँ 39% जनसंख्या टोटल राजस्थान की जनसंख्या रहती है, कुल जनसंख्या यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या मरुस्थल में, और उसके बाद है पूरी मैदानी भाग में जनसंख्या रहती है। मिट्टी यहाँ पाई जाती है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये मैदानी भाग है और मैदानी भाग नदियों के द्वारा बना है, इसलिए नदियों में कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। और मृदाओं के बारे में हम आगे अगली क्लासों में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फसल मुख्यतः आपको पता ही है, गेहूँ, चना, जौ, ये सारी है जो फसलें यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। किन क्षेत्र में पाई जाती है? पूरी मैदानी भाग में। और यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट ये बात याद रखने की है कि यहाँ बारिश कितनी होती है। तो बारिश यहाँ 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, क्योंकि अरावली के पूर्व में बारिश 50 सेंटीमीटर से लेकर कितनी 80 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो इस वाले भाग में। और जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है। हम आगे जलवायु का टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आर्द्र जलवायु क्या है, उपाद्र जलवायु क्या है, शुष्क जलवायु क्या है और अर्धशुष्क जलवायु क्या है। तो यहाँ जलवायु कैसी पाई जाती है और कैसी पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कोई डाउट है क्या? तो पूरी मैदानी भाग राजस्थान के भौतिक प्रदेश तीसरा भाग है। कितना भाग है? तीसरा भाग है। उसमें कुल क्षेत्रफल कितने पर? 23%। जनसंख्या कितनी? 39%। मिट्टी कैसी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। गेहूं, चना, जौ या फसल मुख्य रूप से होती है वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर तक, और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में कौन कौन क्षेत्र आते हैं? तो प्रमुख रूप से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्षेत्र, आपको याद करने हैं। अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेरातल तिजारा, डींग, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के कुछ, इनके तो कुछ ही भाग आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये वाले क्षेत्र हैं जो पूरी मैदानी भाग में आते हैं। कोई डाउट है क्या? आगे बात समझ में। तो ये सारे यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछा कहाँ जाए? यहाँ तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, वर्षा किस प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर इनके क्षेत्रफल या जनसंख्या वाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने % भाग पर या कितने % जलवायु प्रदेश पर, कितने पूरी मैदानी भाग पर जनसंख्या रहती है। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये बात ये आप लिख भी सकते हैं, और ये PDF आपको पता ही है टेलीग्राम पर मिल भी सकती है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, देखिए, तो पूरी मैदानी भाग वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी मैदानी भाग कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला भाग कौन सा है? चंबल बेसिन। उसके बाद 56 बेसिन जो माई बेसिन कहते हैं, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। देखो, बेसिन का मतलब, बेसिन इंग्लिश शब्द है, बेसिन को हिंदी में कहते हैं द्रोणी। द्रोणी का मतलब होता है कि मुख्य नदी की जो सहायक नदियाँ उसके आसपास वाला जो जगह होती है उसको द्रोणी कहते हैं, और ये सहायक नदियों के जो पानी लेकर आता है उसको हम बेसिन कहते हैं। तो सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? चंबल बेसिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल बेसिन के अंदर। चंबल बेसिन, देखो हमने आगे नदियाँ भी पढ़नी है, जलवायु भी पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आगे बात करते हैं। देखो, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन किसे कहेंगे? कि चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान को हम चंबल बेसिन कहते हैं। आगे बात सुन ले, चंबल नदी सिर्फ चंबल नदी नहीं, चंबल नदी की दूसरी सहायक नदियाँ
हम सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चंबल बेसिन किसे कहते हैं, तो चंबल नदी के द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है, चंबल बेसिन कहलाता है। कोई डाउट है क्या कि चंबल बेसिन इस वाले क्षेत्र में, कौन कौन क्षेत्र में, तो क्षेत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके क्या है क्षेत्र में, क्षेत्र यहाँ लिख देखता हूं, जैसे इसमें कोठा, झालावाड़, बारा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये प्रमुख इसके क्या है क्षेत्र है। इसके अलावा अलवर, कोटपुतली बहरोड, ये भी कुछ क्या है इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। किसके क्षेत्र है, चंबल बेसिन के। आगे बात समझ में, लेकिन ये हमने पिछले भी पढ़ा था, ये सारे इसके भाग है। चलो आगे क्या है, देखो ये इसके क्षेत्र हो गए। डांग या उत्खाती आकृति किसे कहते हैं, डांग या उत्खाती आकृति किसे कहते हैं, चंबल नदी के बेसिन में। देखो डांग या उत्खाती का आकृति का मतलब है कि चंबल नदी की, यहां मैं लिख सकता हूं चंबल नदी के आसपास, चंबल नदी के आसपास अयोग्य कृषि भूमि, अयोग्य कृषि भूमि उसको क्या कहेंगे, उत्खाती कला आकृति कहेंगे, उत्खाती। यानी चंबल नदी के आसपास जो क्या है बिल्कुल अयोग्य कृषि भूमि है, जहां पर किसी प्रकार खेती वगैरह नहीं की जा सकती, तो उस वाले क्षेत्र को कहते हैं कला उत्खाती आकृति। इसको डांग है, डांग क्षेत्र है वो करौली में मुख्यतः है। कहां पर है, करौली में, इसलिए करौली को डांग की रानी भी कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना, डांग की रानी करौली को कहा जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक डांग क्षेत्र है वो कहां पर है, करौली में। कहां पर है, करौली में। कोई डाउट है क्या, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बीएड क्या है। बीएड के बारे में जानते हैं। बीएड का मतलब होता है कि चंबल नदी, कौन सी नदी, चंबल नदी के वाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस वाव क्षेत्र के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, और गड्ढे को क्या कहते हैं, बीहेड कहते हैं। तो चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र अवनलिका अपर्दन के कारण, ये पढ़ेंगे आगे, अवनलिका चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र अवनलिका अपर्दन के कारण बने बड़े बड़े गड्ढे को क्या कहते हैं, गड्ढे को बीहेड कहते हैं। कोई डाउट है क्या, कहते हैं, ठीक है। तो बीहेड चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में जो अवनलिका अपर्दन, जो मिट्टी का अपर्दन होता है, उस अपर्दन के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, चंबल का बीहेड कहते हैं। जो मुख्य रूप से आपको पता ही है कि जो पहले के समय बात होती थी कि चंबल के डाकू वगैरह नाम सुना होगा, डाकू वाला क्षेत्र है, तो बहुत यह भयानक स्थिति होती थी। तो बीहेड, देखो बीहेड का एक चित्र भी है हमारे पास, देखो ये है बीहेड, ये चंबल के क्या है, बीहेड। अब देखो इतने बड़े बड़े, ये एक इतना सा एक क्षेत्र है, यहाँ नीचे खड्डा है, इधर खड्डा है, उधर, जहां पर आपकी नजर जाएगी सारे से इस प्रकार है। ये पानी क्षेत्र में है, उत्खाती आकृति है, इसको बीहेड कहते हैं। जहाँ किसी काम की कोई भूमि नहीं है, इन क्षेत्रों में पहले के जमाना, अभी तो नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में चंबल के डाकू वगैरह बहुत सारे रहते थे। वो अपने आप को डाकू नहीं, वो बागी समझते थे। क्या समझते थे, बागी समझते थे। आगे बात समझ में, तो ये चंबल है और चंबल के बीहेड है, समझ आ गई। चलो हम आगे बात करें। अगला क्या देखें, छप्पन बेसिन या माई बेसिन। अब छप्पन बेसिन या माई बेसिन किससे कहते हैं, तो सीधी सी बात है कि चंबल नदी
सॉरी माई नदी के प्रवाह क्षेत्र में बने मैदान को क्या कहेंगे? 56 बेसिन। तो यहाँ लिख सकता हूँ माई नदी के प्रवाह क्षेत्र, माई नदी के प्रवाह क्षेत्र बने मैदान, बने मैदान क्या कहलाता है? माई या 56 बेसिन कहलाता है। कोई डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी माई नदी के प्रवाह क्षेत्र को हम माई नदी आराम से आगे पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे कि माई नदी कहाँ से आती है, कहाँ निकलती है, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, कि इसमें कौन कौन सा एक नदी आकर मिलती है, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो माई नदी के प्रवाह क्षेत्र से बने मैदान को क्या कहेंगे? 56 बेसिन क्या कहेंगे? क्या आप कहेंगे? 56 बेसिन कहेंगे। तो 56 बेसिन इसका इसलिए नाम है 56 गाँवों का समूह, 56 नालों का समूह, इसलिए इसको 56 बेसिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रमुख है इसके क्षेत्र कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर के कुछ भाग, सलुम्बर, ये सारे के सारे इसके भाग हैं। ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलुम्बर इसके प्रमुख भाग है। कोई डाउट है क्या? नहीं। किसके भाग है? 56 बेसिन या माई बेसिन के। माई बेसिन किसे कहेंगे? माई नदी के प्रवाह क्षेत्र में बने जो मैदान है उसको क्या कहेंगे? कहते हैं देखो वागड़ इसी को कहते हैं। जो वागड़ और कांटल इसको इस वाले क्षेत्र को कहते हैं, इसलिए यह माई नदी है। इसको वागड़ का मैदान भी कहते हैं, वागड़ की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो वागड़ की गंगा किसको कहेंगे? और कांटल की गंगा ये भी किसको कहेंगे? माई नदी को कहेंगे। तो यहाँ पर वागड़ी बोली जाती है। या राजस्थानी और गुजराती का जो मिश्रण है वो बागड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, जो हम आगे बात भी करेंगे। तो ये कांटल वाला क्षेत्र है और वागड़ वाला क्षेत्र 56 बेसिन में है, और 56 बेसिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और सलुम्बर के आसपास वाले भाग में है। कोई डाउट है क्या? नहीं है। फिर हम अगला बात करते हैं। अगला बेसिन हम बात करेंगे बनास बेसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बनास बेसिन के बारे में। तो बनास बेसिन मुख्यतः देखो, बनास नदी कहाँ से निकलती है? राजसमंद से। तो बनास बेसिन का जो मुख्य है वो जो क्षेत्र है राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास वाला भाग है। तो हम क्षेत्र में लिख सकते हैं कि इसमें राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर आदि। ठीक है, तो ये मुख्य क्षेत्र है राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ भी है, इसमें चित्तौड़गढ़ भी लिख सकते हैं क्योंकि चित्तौड़गढ़ में थोड़ी सी नदी जाती है इसलिए इसको कहते हैं। तो ये चित्तौड़गढ़ वाला भाग है। अब बनास बेसिन के मुख्य 2 भाग हैं। कितने भाग है? 2। ये कहेंगे मालपुरा करौली का भाग और दूसरा है मेवाड़ का। जो मालपुरा करौली का भाग है ये टोंक और करौली के आसपास वाला भाग है। टोंक और करौली के आसपास वाला भाग इसको मालपुरा मैदान का भाग कहते हैं, और मेवाड़ का मैदान है जिसको चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के आसपास वाला भाग है इसको कहेंगे। ठीक है, इस चित्तौड़गढ़ का भाग और राजसमंद। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बनास बेसिन के कौन से 2 भाग है या निम्न में से कौन सा भाग है या नहीं है, तो वह आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान है। कोई डाउट हो तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये डाउट है। बाकी हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे, तो मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है? बनास बेसिन का भाग है। मेवाड़ का मैदान किसका भाग है और किसका भाग है? तो ये भी किसका? बनास बेसिन का भाग है। और बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र को बनास बेसिन। तो खिराड़ है ये भीलवाड़ा के आसपास वाले भाग को कहेंगे। भीलवाड़ा के आसपास, भीलवाड़ा शाहपुरा वाले मैदान को या उस वाले जगह को क्या कहेंगे? खिराड़। और माल खिराड़ है टोंक वाले क्षेत्र को कहेंगे। टोंक के मालपुरा क्षेत्र, टोंक के मालपुरा क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे? माल खिराड़। और खिराड़ है जो भीलवाड़ा शाहपुर के आसपास वाले भाग को कहते हैं। बस इंपॉर्टेंट इतना ही है। बाकी इस तो नदियां हैं
मुख्यतः ये नदियों का भाग ही है, इसको वापस पढ़ेंगे आगे नदियों में, इसलिए हम बहुत कम तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसको 3 बार आगे और पढ़ेंगे, जलवायु में पढ़ेंगे, नदियों में पढ़ेंगे, और जिलों के आसपास जो मैदान है, कृषि वाले क्षेत्र है, कृषि जलवायु खंड है, उसमें भी वापस पढ़ेंगे। तो इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है बाणगंगा बेसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे क्या कहते हैं समृद्ध कोई बेसिन है तो बाणगंगा बेसिन है। वो ये बाणगंगा बेसिन है जो अलवर, जयपुर, भरतपुर वाले भाग में है। ठीक है, अलवर, भरतपुर वाले इस वाले भाग में है, और ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। कौन सा? बाणगंगा बेसिन, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र। सर्वाधिक क्या है? उपजाऊ क्षेत्र बाणगंगा बेसिन है। बाणगंगा नदी, हम नदी के बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसको अर्जुन की गंगा कहते हैं, रुधिर सरिता कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो हमने ये बात की आज 4 बेसिन या पूरी मैदानी भाग के 4 बेसिन की। हम कल बात करेंगे पूरी पठारी भाग की, और उसके बाद ये टॉपिक हम समाप्त कर देंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिर हम पढ़ेंगे जलवायु। बहुत बहुत धन्यवाद।